एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। मैं हूं आपकी अपनी भारती मैम और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में तो हम सीख लेंगे, बट उससे पहले क्या आप मुझे बता सकते हो कि एटम होता क्या है? एटम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास है और जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, हम उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। जैसे अभी आपके पास नोटबुक होगा, पेन होगा और एक लैपटॉप या फिर फोन होगा, तो उनका कुछ ना कुछ मास है और वो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, तो वो सब क्या है? मैटर है। जब हम एक घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उस बिल्डिंग की जो बेसिक यूनिट है जिससे वो पूरा बिल्डिंग बना हुआ है, वो क्या है? ईंटें, ब्रिक्स। अगर हम बात करते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी की, तो हमारी ह्यूमन बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, वो है सेल्स। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब 1804 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था सर डाल्टन। उन्होंने कहा कि एटम इज द इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर, यानी कि जो हमारा एटम है उसको फर्दर आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है। क्या सच में ऐसा होता है कि जो हमारा एटम है उसको हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते? इसी चीज की खोज में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। अब इनमें से एक एक्सपेरिमेंट तो आपने अपनी छोटी क्लासेस में पक्का करके देखा होगा। जब हम कोम को हमारे ड्राई हेयर के अंदर रब करते हैं और जब इस कोम को हम हमारे पेपर के पीसेस के पास लेकर आते हैं, तो क्या होता है? जो पेपर के पीसेस हैं वो इस कोम के ऊपर आके चिपक जाते हैं। तो ये जो अट्रैक्शन हो रहा है कोम और पेपर के पीसेस के बीच में, ये क्यों हो रहा है? अब आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से ये सोचा गया कि अगर कोम और पेपर के पीसेस के बीच में अट्रैक्शन हो रही है, इसका मतलब इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज डेवलप हुआ है। अब बात ये आती है कि इनके ऊपर चार्ज आया क्यों? तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि जो एटम है हमारा, उसके अंदर कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल तो प्रेजेंट है। अब इसी चीज को पता लगाने के लिए सर जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसका नाम था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए सर जे थॉमसन ने यूज किया डिस्चार्ज ट्यूब को। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? एक ग्लास की ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती है जिसके अंदर दो मेटल के पीसेस हम लेते हैं और उसके अंदर एक गैस को हम फिल कर देते हैं। एक मेटल का पीस जिसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं कैथोड, और दूसरा मेटल का पीस जिसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं एनोड। अब इस एक्सपेरिमेंट के टाइम पे सर जे थॉमसन ने इस पूरे सेटअप को हाई वोल्टेज और लो प्रेशर की कंडीशन में लिया। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारा एनोड था उसके जस्ट पीछे एक ग्रीन कलर का ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मटेरियल यूज किया था जिसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल। जब उस मटेरियल के ऊपर कोई भी चार्ज पार्टिकल आके टकराता है तो वो एक ग्रीन कलर का ग्लो प्रोड्यूस करता है। अब इस चीज से ये क्लियर होता है कि जो हमारा कैथोड है वहां से कुछ रेज निकल रही है। अब बात ये आती है कि जो कैथोड से रेज निकल रही हैं उनके ऊपर चार्ज कौन सा है? कैथोड हमारे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि कैथोड से कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रिलीज हो रहा होगा। उसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की स्ट्रीम को ही क्या कहा गया? कैथोड रेज कहा गया। अब साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि अगर कैथोड से कुछ रेज बाहर निकल रही हैं तो उसी तरीके से एनोड से भी कुछ रेज बाहर निकलनी चाहिए, बट ऐसा उस टाइम पे नहीं हो रहा था। सर ई गोल्डस्टीन ने इसी अपरेटस के अंदर कुछ चेंजेस किए। उन्होंने नॉर्मल कैथोड की जगह पे एक परफोरेटेड कैथोड का यूज किया। उन्होंने सोचा कि क्या पता जो एनोड से निकलने वाली रेज हैं वो थोड़ी हैवी इन नेचर हो और कैथोड को क्रॉस नहीं कर पा रही हो। तो उसी वजह से उन्होंने क्या किया? एक होल वाला एक प्लेट यूज किया, एक परफोरेटेड कैथोड का यूज किया, ताकि एनोड से अगर कोई रेज बाहर निकल रही हैं तो वो उन परफोरेशंस में से बहुत इजीली क्रॉस करके कहां पे जाके लगे? हमारे उस फ्लोरोसेंट मटेरियल के ऊपर जाके लगे और हमें एक ग्रीन कलर का ग्लो प्रोड्यूस हो। और बिल्कुल वही हुआ। जैसे ही उन्होंने नॉर्मल कैथोड की जगह पे एक परफोरेटेड कैथोड का यूज किया, वैसे ही वहां पर पीछे कैथोड के पीछे हमें एक ग्रीन कलर का ग्लो मिला। यहीं से ही हमारी एनोड रेज ओरिजिनेट होती हैं। यानी कि एनोड के अंदर कौन सा चार्ज होने वाला है? पॉजिटिव चार्ज होने वाला है। अब एनोड रेज को हम कैनाल रेज भी कहते हैं। कैनाल का मतलब क्या होता है? होल्स होता है। क्योंकि यहाँ पे इस केस में हमने परफोरेटेड कैथोड का यूज किया था, इसी वजह से इसको हमने क्या कहा गया? कैनाल रेज कहा गया। अब आगे जाके इन्हीं कैनाल रेज को, एनोड रेज को क्या कहा गया? प्रोटॉन्स कहा गया। प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसे ही धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स होते रहे और एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था चैडविक।
उन्होंने एक और सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी की। उन्होंने हमें न्यूट्रॉन के बारे में बताया। न्यूट्रॉन एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन मतलब नो चार्ज। तो अब हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। पहला था हमारा इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा हमारा है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन मतलब नो चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, आप जल्दी से ये बताओ कि जो केनाल रेज हैं वो क्या है? प्रोटॉन्स ही हैं। अब केनाल रेज, एनोड रेज और प्रोटॉन्स, ये तीनों एक ही बात है। इन तीनों के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। वैसे ही जो हमारी कैथोड रेज हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब इस चैप्टर में हमें आगे पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए। उन्होंने अपने अपने आइडियाज दिए, ओपिनियंस दिए कि जो एटम है वो कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए। क्योंकि अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो ये एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका था कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को किस तरीके से एटम के अंदर अरेंज किया जाए। इसी चीज को बताने के लिए सबसे पहले आते हैं हमारे सर जे थॉमसन। वो बहुत बड़े फूडी थे। उन्होंने अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कंपेयर किया वाटरमेलन के साथ और क्रिसमस पुडिंग के साथ। अब इस मॉडल के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, कुछ खामियां थी। इसी चीज को क्लियर करने के लिए हमारे आते हैं सर रदरफोर्ड। उन्होंने किया अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और बहुत सारी चीजें क्लियर की, बहुत सारी डिस्कवरीज की। बट कुछ ड्रॉबैक्स थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो इसी वजह से हमारे आते हैं सर बोहर, नील्स बोहर। उन्होंने दिया बोर मॉडल ऑफ एटम। ये बहुत अच्छा मॉडल था, बहुत सारी चीजें इन्होंने क्लियर करी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं, सब कुछ उन्होंने बताया। तो अब हम इस चैप्टर के अंदर 1 बाय 1 सारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मॉडल्स को डिटेल में पढ़ना। सबसे पहले आए थे सर जे थॉमसन। उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। वो बहुत फूडी थे, उन्हें खाना खाना बहुत पसंद था। तो उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल को कंपेयर किया था एक क्रिसमस पुडिंग के साथ, एक केक के साथ। तो ये आपको जो इमेज दिख रही है, ये एक केक है, एक क्रिसमस पुडिंग है। उन्होंने क्या बोला कि जो क्रिसमस पुडिंग के अंदर बीच में जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, किशमिश, रेजिन्स होते हैं, ये क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव पार्ट है एटम का। और ये जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है, ये सारा क्या है? पॉजिटिव पार्ट है एटम का। तो इस तरीके से उन्होंने एक एटम को एक क्रिसमस पुडिंग के साथ कंपेयर किया। यानी कि ये जो बचा हुआ पार्ट है सारा, ठीक है, ये वाला जो ब्राउन कलर का पार्ट है, ये सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव पार्ट है। और इसके बीच बीच में कहीं कहीं, जैसे एक केक के अंदर ड्राई फ्रूट्स, रेजिन्स होती हैं, उसी तरीके से बीच बीच में कहीं कहीं क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब पहला कंपैरिजन तो उन्होंने किया था अपने क्रिसमस पुडिंग के साथ, और दूसरा उन्होंने कंपेयर किया इसको वाटरमेलन के साथ। जैसे वाटरमेलन के अंदर रेड पार्ट जो है, वो उन्होंने कहा कि ये एक पॉजिटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एटम इज रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन। और वाटरमेलन के अंदर बीच बीच में जो सीड्स प्रेजेंट होते हैं ब्लैक कलर के, वो क्या शो कर रहे हैं हमें? ये शो करते हैं एटम के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरीके से अब उन्होंने अपने मॉडल ऑफ एटम को किसके साथ कंपेयर किया? वाटरमेलन के साथ। जैसे यहाँ पे बीच बीच में लाइक वाटरमेलन सीड्स क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और जो रेड पार्ट है, ये जो पार्ट है हमारा रेड पार्ट वाटरमेलन का, ये क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव पार्ट शो कर रहा है किसी भी एटम का। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारे जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है उसके पोस्टुलेट्स क्या है। तो एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, यानी कि जो एटम एक स्फेरिकल होता है, ठीक है, तो उसका जो स्फीयर है वो क्या होगा? पॉजिटिव है, पॉजिटिव पार्ट है उसका। एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और कहीं कहीं पे बीच बीच में क्या प्रेजेंट है? वहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये हमारा थॉमसन मॉडल का फर्स्ट पोस्टुलेट है। सेकेंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो दैट द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पोस्टुलेट है थॉमसन एटॉमिक मॉडल का। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पॉजिटिव पार्ट है, जितना पॉजिटिव पार्ट होगा किसी भी एटम में, उतना ही नेगेटिव पार्ट भी होगा। तो इससे क्या होगा कि एटम एज अ होल एक न्यूट्रल स्पीसीज हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना को एक्सप्लेन किया कि थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन्ड दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल को इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो जे थॉमसन सर जो है वो कैवेंडिश लेबोरेटरी के अंदर उन्होंने काफी काम किया है। 35 ईयर्स तक उन्होंने कैवेंडिश लेबोरेटरी के अंदर काम किया है। कैवेंडिश लेबोरेटरी काफी स्पेशल है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कैवेंडिश लेबोरेटरी के बारे में, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम।
सर जे थॉमसन ने 35 इयर्स तक कैवेंडिश लेबोरेटरी को डायरेक्ट किया। कैवेंडिश लेबोरेटरी अपने आप में काफ़ी स्पेशल लेबोरेटरी है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी स्पेशल और इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज हुई हैं। उनमें से जो सबसे पहले डिस्कवरी का नाम आता है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है वो भी इसी लेबोरेटरी के अंदर हुई थी। अब थर्ड और मेजर डिस्कवरी जो इस लेबोरेटरी के अंदर हुई थी वो है डिस्कवरी ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डीएनए का स्ट्रक्चर होता है मैम डबल हेलिकल, ठीक है, डबल जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपस में इस तरीके से बाइंडेड होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर का जो डिस्कवरी था वो भी कैवेंडिश लेबोरेटरी के अंदर हुआ था। सर जे थॉमसन के अंडर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे, काफ़ी सारे रिसर्च असिस्टेंट्स थे। उनमें से 7 उनके ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, और ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे? ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिनको सर जे थॉमसन के अंडर क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। अब इन 7 साइंटिस्ट में से एक बड़े ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिनका हमने एटॉमिक मॉडल भी पढ़ना है, वो है रदरफोर्ड, सर रदरफोर्ड। तो इन्होंने जो एटॉमिक मॉडल दिया था ये काफ़ी फेमस हैं अपने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को लेकर। इन्होंने क्या किया था? अल्फा रेज को लिया था। देखो ये जो है सोर्स है अल्फा रेज का, ठीक है, यहाँ से क्या निकल रही है? हमारी अल्फा रेज निकल रही हैं। ये एक स्लिट लगा दिया इन्होंने, बीच में एक शीट ली जिसमें से एक क्या लगा दिया है? स्लिट, ठीक है, जिससे बहुत इजीली अल्फा रेज हमारी क्या हो जाए? पास हो जाए। यहां पे ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? हमारा गोल्ड फॉइल है। अब ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये फ्लोरोसेंट मटेरियल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो था उसके अंदर भी उन्होंने क्या यूज किया था? एक फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज किया था। अब मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे ऐसा कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है। फ्लोरोसेंट मटेरियल बना होता है जिंक सल्फाइड का, यानी कि ये कौन सी स्क्रीन है? जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। इसकी एक स्पेशल बात ये होती है कि जब भी इसके ऊपर एक चार्ज पार्टिकल आके टकराता है तो ये ग्लो को प्रोड्यूस करती है। तो इसी चीज को हमारे रदरफोर्ड सर ने भी यूज किया और यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। जैसे ही अल्फा रेज हमारी गोल्ड फॉइल के अंदर से पास करेंगी और यहाँ पे आके टकराएंगी तो एक ग्रीन कलर का ग्लो प्रोड्यूस होगा। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, काफी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है कि क्यों सर रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का ही यूज किया, एल्यूमिनियम फॉइल यूज कर लेते, कुछ और मेटल का फॉइल यूज कर लेते। तो इसका एक जो रीजन है वो क्या है कि जो गोल्ड मेटल होती है हमारी वो सबसे ज्यादा हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल होती है। मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी एक मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो यानी कि ऐसी कौन सी मेटल है जिसको हम बहुत इजीली शीट्स के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं और जिसकी वायर्स बना सकते हैं, तो वो कौन सी मेटल है? गोल्ड। इसी वजह से हमने क्या यूज किया, यानी कि रदरफोर्ड सर ने क्या यूज किया? गोल्ड का फॉइल यूज किया। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि अगर हम एक हैवी मेटल ले लेंगे तो उसकी काफ़ी पतली शीट हम नहीं बना पाएंगे, तो उसमें से ऐसा हो सकता है कि जो हमारी अल्फा रेज है वो पास नहीं कर पाए। तो थिनेस्ट शीट जिसकी पॉसिबल थी वो क्या है? गोल्ड फॉइल। इसी वजह से उन्होंने क्या यूज़ किया? गोल्ड फॉइल का। अब हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि उन्होंने किया क्या था अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, क्या ऑब्जर्व किया जब उन्होंने अपने अल्फा रेज को पास किया, किससे? गोल्ड फॉइल से। अब अल्फा रेज क्या होती है? काफी सारी रेज होती है, जैसे कि अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। तो अभी हमने क्या मेनली देखना है कि अल्फा रेज जो होती हैं हमारी, अल्फा रेज होती है डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स। हीलियम क्या है हमारा? हीलियम इज अ एलिमेंट, ठीक है। जब इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा रेज बोलते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कौन क्या ऑब्जर्व किया पास करने के बाद? रेज को क्या ऑब्जर्व किया? पहला ऑब्जर्वेशन था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड वाया गोल्ड फॉइल आर अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि जब रेज को पास गया तो बिल्कुल कंप्लीटली सीधा पास हो रही थी रेज, कहीं पर डिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी। ये देखो, ये जो डायग्राम है इसके अंदर जिस तरीके से ये जा रहा है रे, बिल्कुल सीधा पास हो रहा है, कहीं मुड़ नहीं रहा, ठीक है, कहीं पे भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। ये वाली रे भी बिल्कुल सीधी जा रही है, ठीक है, ये वाली रे भी बिल्कुल सीधी जा रही है। यहाँ मैक्सिमम रेज जो आपको दिख रही है ना वो बिल्कुल कंप्लीटली सीधा पास हो रही है, ठीक है। तो पहली ऑब्जर्वेशन ये थी। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय वेरी स्मॉल एंगल, काफी स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये वाली जो रे है ये जा रही है और थोड़ा सा एंगल से डिफ्लेक्ट बैक हो रही है, ऐसा हो रहा था कुछ कुछ में, बहुत कम थे ऐसे। फिर आता है कि 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स, यानी कि बहुत कम, ठीक है, उनमें से
वो क्या कर रहे थे, रीबाउंड कर रहे थे, जा रहे हैं और उसी डायरेक्शन में उसी टाइम क्या आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे जो पार्टिकल्स थे वो कितने थे, 12,000 में से एक ऐसा रे था जो कि रीबाउंड करके फिर से वापस आ रहा था। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी हमारी अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की। अब इन ऑब्जर्वेशन से क्या जो है कंक्लूजन निकाला गया वो हम देख लेते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है कि एटम कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी स्पेस इनसाइड इट। अगर सारी की सारी रेज यानी कि मैक्सिमम रेज हमारी क्या जा रही हैं, अनडिफ्लेक्टेड, बिल्कुल सीधा वहां से बाहर निकल रही हैं, ये क्या शो करता है कि हमारे एटम के अंदर काफी सारा एम्प्टी स्पेस है। अगर उसके अंदर कुछ होगा, ठीक है, अगर एम्प्टी स्पेस नहीं है, उसके अंदर कुछ चीज भरी हुई है, तो वहां से वो टकराने के बाद वापस जाएगा ना, है ना। अगर खाली स्पेस है तभी तो वो गुजर सकता है ना वहां से। ठीक है, तो पहला हमारा कंक्लूजन ये था। सेकेंड है, सिंस सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल एंड फ्यू आर बाउंस बैक, यानी कि कुछ तो क्या कर रही थी, स्मॉल एंगल से वापस आ रही थी, और कुछ रेज ऐसी थी जो कि सेम पाथ से वापस आ रही थी। जैसे ये वाला जो रे है हमारा, जो ये रे है, देखो इसी पाथ पे जा रहा है, और ये जो बीच में पार्ट प्रेजेंट है उससे टकरा के क्या आ रहा है, उसी पाथ पे वापस आ रहा है। तो ऐसी जो थी बहुत कम रेज थी। इससे क्या शो होता है कि जो हमारा जो कुछ भरा हुआ एटम के अंदर वो बहुत कम पार्ट के अंदर प्रेजेंट है। अगर वो उसके ऊपर टकराएगा तभी तो बाउंस बैक करेगा। ठीक है, तो इससे हमें ये क्लियर होता है। नेक्स्ट है हमारा, एटम कंटेन्स न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द एटम। ठीक है, यानी कि उसने कहा क्योंकि ऐसी रेज बहुत कम है जो कि सेम पाथ से बाउंस बैक होके आ रही हैं, इसका मतलब सेंटर के अंदर, न्यूक्लियस के सेंटर के अंदर बहुत कुछ हैवी सा रखा हुआ है, और उसी को क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस नाम दिया गया। यानी कि न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी हुई थी वो किसने की थी, सर रदरफोर्ड ने की थी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। तो आगे देखते हैं। अब साइज ऑफ न्यूक्लियस को भी उन्होंने डिफाइन किया। साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या बताया उन्होंने, 10⁻⁻⁵ इतना ज्यादा छोटा होता है न्यूक्लियस, क्योंकि एटम खुद ही छोटा है, वो उसके सेंटर में एक छोटा सा पार्ट प्रेजेंट है जिसको न्यूक्लियस कहा गया, वो तो और भी ज्यादा छोटा होगा। तो चलिए देख लेते हैं फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो पहला फीचर क्या था, देयर इज अ पॉजिटिवली प्लेस्ड न्यूक्लियस इन एन एटम। एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंड नियरली ऑल द मास प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और जितना भी मास एक एटम के अंदर होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। आगे मूव करने से पहले एक बार जो हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े थे उसको थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं। हमने 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखे थे। पहला था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और तीसरा हमारा है न्यूट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन मतलब नो चार्ज। तो एक बार देख लेते हैं कि इनके ऊपर जो चार्जेस प्रेजेंट है उनका मैग्नीट्यूड क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। कूलम हमारी चार्ज को मेजर करने के लिए एक यूनिट है। ऐसे ही जो प्रोटॉन्स होते हैं हमारे, सेम चार्ज होता है, बस यहाँ पे नेगेटिव लगा देना, -1.6। ओके, तो यहाँ पे क्या है, +1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अब जो हमारा न्यूट्रॉन है उसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, अभी इनका जो मास है, अब हमने जो हमारे रदरफोर्ड थे उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर ही सारा मास प्रेजेंट होता है किसी भी एटम का। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सर रदरफोर्ड ने ये बात पहले ही बता दी थी कि जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और वो कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, प्रोटॉन्स होते हैं। अब अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते तो वो न्यूट्रल हो जाता। अब ऐसा तो नहीं है, इसका मतलब दूसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा वो कौन सा है, हमारा न्यूट्रॉन है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस के बाहर, और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, हमारा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब जो मास होता है किसी भी एटम का वो न्यूक्लियस की वजह से होता है। यानी कि जो हमारा मास नंबर होगा वो हम कैसे निकालेंगे, जब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ऐड कर देंगे तो हम सिंपली हमारा मास नंबर निकाल सकते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है हमारे मास का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर। मास नंबर देखते हैं।
इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेग्लिजिबल, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा कम होता है तो उसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, नेग्लिजिबल, यानी कि जीरो कंसिडर कर लेते हैं। बट उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। देखो माइनस में 31 तक जा रहा है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कम है, नेग्लिजिबल मान लेते हैं इसी वजह से इसको। और जो हमारे प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, इन दोनों का मास करीब करीब सेम होता है, ठीक है। तो क्या मैग्नीट्यूड है देख लेते हैं इसका, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इसका भी कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। यानी कि जब हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा मास नंबर आ जाएगा सिंपली। जैसे अगर हमें इस एग्जांपल को लेते हैं, कोई हमारे पास एटम है x, उसको हम लेट कर लेते हैं, कोई भी एटम है x जिसका हमें निकालना है, उसके अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें दे दिए, कितने प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, 6 प्रेजेंट है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रेजेंट है, 6 ही प्रेजेंट है। और हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब इसका मास बता दो। इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताया, क्या बताया हमें, प्रोटॉन बता दिए और क्या बता दिए, न्यूट्रॉन्स बता दिए हैं। तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना, हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को सिंपली ऐड करना है और जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कौन से एटम की बात कर रखी है, अभी हम वो आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये पर्टिकुलरली कार्बन के बारे में बात कर रखी है। कार्बन हमारा एक एलिमेंट है जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आपको बता रखे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। उन्होंने और क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट कर रहे होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट फीचर है। उससे नेक्स्ट फीचर जो बताया वो क्या था, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। यानी कि एटम के साइज के कंपैरिजन में जो हमारा न्यूक्लियस का साइज है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। बहुत छोटे से पोर्शन में हमारा कंप्लीट मास कंटेन्ड होता है एक एटम के अंदर। तो ये कुछ फीचर्स थे हमारे एटॉमिक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। अब इनकी कुछ थोड़ी सी ड्रॉबैक्स यानी कि लिमिटेशंस भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी थी हमारे रदरफोर्ड मॉडल में, तो वो देख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इनका मॉडल क्योंकि फेल हो गया था तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए आगे क्या आया, हमारे बोर सर का मॉडल आया जिसको हम बोलते हैं बोर एटॉमिक मॉडल। तो पहले इनके ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। इन्होंने रदरफोर्ड सर ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। देखो रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम स्टेबल क्यों है ये कुछ इतना खास एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इन्होंने कह दिया कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के बाहर एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करते हैं। अब हमें पता है कि फिजिक्स के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है तो वो एनर्जी को लूज करता है। अगर ऐसे ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो ऐसे ही अगर सर्कुलर पाथ में मूव करते रहेंगे तो धीरे धीरे उनकी एनर्जी लूज होगी, एनर्जी कम होती जाएगी। अब जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाएगी तो वो अभी अगर इस पाथ से घूम रहे थे तो धीरे धीरे उनका क्या हो जाएगा, ऑर्बिट छोटा होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर जाके गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाएगा। अब ये तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यही मेन ड्रॉबैक थी। अब सर रदरफोर्ड से जब पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो रदरफोर्ड सर एक्सप्लेन नहीं कर पाए इस चीज़ को। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट मॉडल हमारे पास आता है बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो इससे पहले मैं आपको एक फैक्ट की बात बताती हूँ कि जो हमारे रदरफोर्ड सर हैं उन्हें हम फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी बोलते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स हमारी एक फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपका एक होमवर्क है और आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम बोर एटॉमिक मॉडल। तो टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, बोर ने 1912 के अंदर एक एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया। उनके कुछ पोस्टुलेट्स थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है, ठीक है, और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो क्या क्या पोस्टुलेट्स है देख लेते हैं। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट। ये जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इसको याद रखना। अगर आप डिस्क्रीट वर्ड यूज नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं।
अब डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ? डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि भाई इसकी जो एनर्जी है ना वो फिक्स्ड है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी सेम ही रहेगी, हमेशा चेंज नहीं होगी, यानी कि वो एनर्जी को लूज नहीं करेंगे। यही तो हमारे रदरफोर्ड सर की ड्रॉबैक थी ना, उन्होंने कहा कि सर्कुलर पाथ में तो मूव कर रहे हैं, अब सर्कुलर पाथ में कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो एनर्जी को लूज करता है। बट बोहर सर ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि ऐसे ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं जिनकी एनर्जी फिक्स्ड है, चेंज ही नहीं हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी से ही पूरा टाइम मूव करेगा। तो हमारी रदरफोर्ड की जो ड्रॉबैक थी उस चीज को हमें बोहर मॉडल के अंदर क्लियर कर लिया। अभी देखते हैं हम आगे क्या बताया इन्होंने। While revolving in the discrete orbit, electrons do not radiate energy। इन्होंने ये भी बोल दिया discrete orbit यानी कि फिक्स्ड एनर्जी वाले जो ऑर्बिट्स हैं, जब इलेक्ट्रॉन उनके अंदर मूव करते हैं यानी कि घूमते हैं, रोटेट करते हैं, तो क्या होता है कि उनकी एनर्जी क्या रहती है? सेम रहती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी शेल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी शेल्स बोलते हैं। जैसे कि ये एक मॉडल बोर मॉडल है, बीच में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है, कार्बन का एटम यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। अब जो फर्स्ट शेल है इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट एनर्जी शेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? के। इसका एक नाम रख दिया गया है, के शेल, ठीक है। नेक्स्ट या फिर सेकंड जो शेल है हमारा ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? एल शेल बोल देते हैं। ऐसे ही अगर किसी एटम में 4-5 शेल्स हैं तो उसको किस तरीके से हम नाम रखते हैं? फर्स्ट शेल को हम बोलते हैं के शेल, फिर एल शेल, एम, एन, ऐसे ही ओ पी, इस तरीके से बोल देते हैं। अब कई बार तो इसको के एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और कई बार हम इन्हीं शेल्स को 1 2 3 करके भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि या तो के बोल लो, के यानी कि शेल नंबर 1, एल मतलब शेल नंबर 2, एम मतलब शेल नंबर 3, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है कि एक शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ये चीज फिक्स होती है। भाई फर्स्ट शेल के अंदर इतने ही आ सकते हैं, ये फिक्स है, और सेकंड शेल के अंदर कितने आ सकते हैं ये भी फिक्स है, थर्ड के अंदर कितने आ सकते हैं ये भी फिक्स है। ये रूल किसने दिया था? हमारे बोर मॉडल ने। बोर बरी 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से हमारे ऑर्बिट के अंदर फिल करना है। तो आगे देखते हैं सबसे पहले कि मास नंबर। बोर बरी वाले को बाद में पढ़ेंगे, पहले मास नंबर देख लेते हैं। जो मास नंबर होता है वो हमने पहले देख लिया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? उस पर्टिकुलर एटम का मास नंबर आ जाता है। उसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है? ए। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीज पूछी जा सकती है कि हम मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको इसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है कि मास नंबर इज टोटल सम ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम, ठीक है। तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आगे देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीज हमें सीखनी है। एटॉमिक नंबर होता है कि उस पर्टिकुलर एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है कि एटम एज अ होल क्या होता है? न्यूट्रल। ये चीज तो हमारे किसने बता दी थी? सर जे थॉमसन ने ही बता दी थी। अगर एटम एज अ होल न्यूट्रल है यानी कि जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे किसी एटम में उतने ही क्या प्रेजेंट होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये आपको पूरी लिस्ट में अभी याद करवाऊंगी, 1 to 20 तक आपको सबकी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद होने चाहिए। तो एटॉमिक नंबर का सिंपली मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट हैं उसके अंदर। अब जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या रहे? सेम। एक न्यूट्रल एटम के अंदर तो दोनों का जो नंबर है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। बट अगर हमारा कोई आयन है यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन क्योंकि बाहर प्रेजेंट होते हैं तो वो बहुत इजीली लूज कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं एटम के अंदर से। अगर कोई ऐसा केस है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल चुके हैं, ठीक है, उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही रहेंगे क्योंकि प्रोटॉन्स तो हमारे एटम के सेंटर के अंदर प्रेजेंट है ना, वो बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। बाहर कौन जा सकता है? इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि वो लूजली बाउंडेड है, बाहर रहते हैं, ठीक है, हमारे न्यूक्लियस से बाहर रहते हैं। तो देखते हैं आगे। The total number of proton present in the nucleus of any atom is known as its atomic number। उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। आगे हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है एक एटम के एनर्जी शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का।
तो देख लेते हैं बोर बरी ने क्या बोला था। बोर एंड बरी दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ रूल्स दिए थे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए। तो पहला रूल क्या था कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज डिनोटेड बाय द रूल 2n²। उन्होंने एक रूल दिया 2n²। अब n क्या है हमारा, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शेल, यानी कि कौन से वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये हमें बताएगा वो। ठीक है, जैसे अभी देखते हैं हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट शेल हमारा, के शेल के अंदर कितने आने चाहिए। के शेल के अंदर, के शेल हमारा फर्स्ट शेल है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट शेल लिख देते हैं। अब क्या रूल है, 2n²। ठीक है, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ शेल, मतलब कौन सा नंबर वाला शेल है, फर्स्ट नंबर वाला शेल है ना, तो n की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे। क्या आ गया 1, यानी कि फर्स्ट शेल, यानी कि के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, ओके, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अभी एल शेल का देख लेते हैं, यानी कि एल शेल कौन सा है हमारा, सेकेंड नंबर वाला शेल है। ठीक है, सेकेंड शेल है, यानी कि इस केस में हमारा n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, सेकेंड शेल है ना, तो क्या आ गया हमारा 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सेकेंड शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरीके से जब आप नंबर ऑफ शेल पुट करते जाएंगे तो आप मैक्सिमम उस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी एल के बाद हम एम शेल यानी कि थर्ड शेल का और देख लेते हैं। एम शेल हमारा थर्ड शेल है ना, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, 2n² है। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, कितना आ गया, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे थर्ड शेल के अंदर आ सकते हैं। बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। ऐसे ही जो हमारा फोर्थ शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2n² रूल के अकॉर्डिंग 32 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर हम फिल कर सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर बरी ने रूल दिया था वो क्या था भाई, ये 2n² वाली बात तो ठीक है, ये जो आपने बोला ये तो हम लगा के देख लेंगे, बट एक और इंपॉर्टेंट बात क्या बताई थी कि द आउटर मोस्ट शेल कांट होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम की जो आउटर मोस्ट शेल होगी ना उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फिर हमें ये नहीं करना कि उसके अंदर हमें कितने फिल करने हैं, 18 फिल करने हैं, क्योंकि 2n² से उस वाली शेल के अंदर तो 18 आए थे, ऐसा नहीं करना। इस चीज को हमेशा माइंड में रखनी है कि जो भी हमारा आउटर मोस्ट शेल होगा ना, सबसे बाहर वाला शेल, उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इस रूल को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल, वो भी अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब आउटर मोस्ट शेल की अगर मैं बात करूं, जैसे कार्बन के अंदर हमने क्या देखा था, फर्स्ट शेल ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर हमारी फर्स्ट शेल जिसको हमने बोला के शेल, फिर हमारा था नेक्स्ट शेल सेकंड शेल जिसको हमने बोला एल शेल। ठीक है, दिस इज के एंड दिस इज एल शेल। ठीक है, अब इसके बाद कोई और शेल नहीं है इसके अंदर, तो आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाली शेल कौन सी होगी हमारी, एल शेल हो गई। ठीक है, अब आउटर मोस्ट शेल का ना एक और नाम भी होता है, आउटर मोस्ट शेल को हम बोलते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, जिसके अंदर और वैलेंस शेल के अंदर यानी कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर हुआ, आउटर मोस्ट शेल एंड वैलेंस शेल दोनों एक ही बात है, ये आपको ध्यान रखना है। अब पता है क्या होता है, क्लास 10th में आज आप जाओगे तो वहां पे इस चीज का बहुत यूज है कि आउटर मोस्ट शेल जो होती है ना उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये बात 2n² वाली चीज तो बच्चों को याद रहती है, बट ये जो सेकंड पॉइंट है ना ये दिमाग से स्किप हो जाता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 to 20 एलिमेंट्स की। अब एलिमेंट्स आपको पता है क्या होते हैं, तो हम 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर, मतलब सीरीज में हम सारे 1 से 20 एलिमेंट्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको सीरीज में ही याद करना है, सीरीज में याद करेंगे तो इसका फायदा क्या होगा कि आपको एटॉमिक नंबर उसी में ही याद हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन। ये क्या लिखे हुए हैं, उन एलिमेंट्स के सिंबल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर हमारा जो सेकंड एलिमेंट आता है वो क्या है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फिर क्या आता है हमारा, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड कैल्शियम। ठीक है, ये हमारे 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स है। मैं आपको 21 to 30 तक के एलिमेंट्स भी याद करवा दूंगी। ठीक है, सबकी आपको ट्रिक्स बताई जाएंगी। पहले एटॉमिक नंबर देखने से पहले हम इनकी एक बार ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, कि इसको याद कैसे करें। ठीक है, देखो ये क्या है, इसको हाइड्रोजन को याद करना है हमने इस तरीके से, कलर चेंज कर लेते हैं, हाय हेली। ठीक है, हेली नाम की एक गर्ल है, हाय हेली।
हाय हेली, बीबीसी, बीबीसी एक न्यूज़ चैनल का नाम होता है, ठीक है, काफ़ी फेमस न्यूज़ चैनल है बीबीसी। बीबीसी, एन क्या होता है, एन फॉर न्यूज़, बीबीसी न्यूज़ ऑफ, ओ को क्या करेंगे, ऑफ से, ऑफ फ्रांस, ठीक है, इतना याद हुआ। देखो, हाय हेली, बीबीसी न्यूज़ ऑफ फ्रांस ने आगे देखो, हम ऐसे बात करते टाइम ऐसे नहीं बोलते, उसने ना मुझे, ऐसे बोलते ना, उसने ना मुझे ऐसे बोला, ठीक है, तो क्या होगा ये देखो, हाय हेली, बीबीसी न्यूज़ ऑफ फ्रांस ने ना मुझे, एमजी से क्या याद करना है आपको, मुझे आलीशान सी पार्टी से ऐसे याद करना, ये वाला से कल आने को कहा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 1 to 20 एलिमेंट्स को याद करना है। फिर से देख लेते हैं एक बार। हाय हेली, बीबीसी न्यूज़ ऑफ फ्रांस ने ना मुझे आलिशान सी पार्टी से कल आने को कहा। यह है आपका ट्रिक टू लर्न 1 to 20 एलिमेंट्स इन सीरीज। अब सीरीज में क्या फायदा होगा, देखो फर्स्ट एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 1 ही होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 1 ही होगा मैम, क्योंकि अभी तो हम एक न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, आयंस की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसका ना आपको मास नंबर भी याद होना चाहिए 1 से 20 तक का, ठीक है। 21 to 30 तक के अगर आपको एटॉमिक नंबर याद होंगे चलेगा, मास नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, बट 1 से 20 तक के आपको मास नंबर भी याद करने हैं। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 ही होता है। फिर हमारा आता है सेकेंड एलिमेंट हीलियम, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, यानी कि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स और 2 ही प्रोटॉन्स होंगे हीलियम के अंदर, ठीक है, और मास कितना हो जाएगा 2। देखो नोट करते जाओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली डबल हो रहा है, ठीक है। एटॉमिक नंबर जितना है ना उसका जस्ट डबल कर दिया हमने, क्या आ गया हमारा, मास नंबर आ गया। वैसे ही थर्ड एलिमेंट है हमारा लिथियम। लिथियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि कितने प्रोटॉन्स होंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 3 होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, डायरेक्ट अगर इसका डबल कर दे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6। अब डायरेक्ट वाला डबल वाला ट्रिक तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो जब ओड वाला आता है ना हमारा एटॉमिक नंबर, जब ओड वाला आता है तो उस केस में क्या करें, उसका डबल करके एक ऐड कर दें, ठीक है। अब ये जो ट्रिक है ना, ये सारे एलिमेंट्स में काम नहीं कर रही, बट कुछ कुछ में काम कर रही है, तो हम वहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। बाकी आपको ध्यान रखना है सारे के सारे मास नंबर। तो कितना हो गया, 7 हो गया, ओके। नेक्स्ट है हमारा बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। अब हमें इसका अगर मास नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डबल कर दो पहले, तो कितना आ गया, 8। अब आप कहोगे कि मैम आपने बताया था इवन के अंदर डायरेक्टली डबल कर दो वही आंसर आ जाता है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होगा, बट हमारे पास क्योंकि ट्रिक है सबके ऊपर नहीं लग रही, तो ये ही हमारे बेरिलियम का एक ऐसा केस है जिसके ऊपर ये वाली ट्रिक नहीं लग रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, ओड वाला फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, डबल करके 1 ऐड कर दिया तो क्या आ गया, 9। वैसे भी आप इसको एक बार 5-6 बार लिख के और बोल के देख लोगे ना, तो आपको सब सारे के सारे एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद हो ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बोरोन, बी से। अच्छा, अब बेरिलियम और बोरोन क्योंकि दोनों ही बी से स्टार्ट है ना, तो इन दोनों में काफी बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो हमेशा ध्यान रखना BE फॉर बेरिलियम ये पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, हमारा बोरोन आएगा। बोरोन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों ही सेम है, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। इसका मास नंबर अगर हमें याद करना है तो कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। क्या किया हमने, डायरेक्टली डबल करके 10 प्लस में क्या कर दिया, 1 कर दिया, 11 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसमें हमने क्या किया, डायरेक्टली डबल कर रखा है, ठीक है। कितना आ गया हमारा, 12 आ गया मास नंबर। अब नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 7 होता है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको ट्रिक बता रही हूँ उसमें ओड के केस में हम क्या कर रहे थे, डबल करके 1 ऐड कर रहे थे, बट यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई नहीं होती, भाई ट्रिक है, ठीक है, रूल थोड़ी है कोई जो हर जगह लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक एक्सेप्शन आ रहा है हमारा ट्रिक को लेके, तो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली डबल कर रहे हैं, यानी कि इवन जैसा काम कर रहे हैं। कितना आ गया, 14। और ये तो कुछ एक ऐसे एलिमेंट्स है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनका तो आपको टिप्स पे वैसे ही याद हो जाएगा, क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे आप बार बार। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। डायरेक्टली डबल किया तो इसका क्या निकल गया, हमारा मास नंबर दैट इज 16। वैसे ही फ्लोरीन का जब हम निकालेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 एंड मास नंबर होता है 19। फिर आता है नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 और उसका क्या होता है, मास नंबर कितना होता है, डायरेक्टली डबल, कितना, 20,
अब हमने एटॉमिक नंबर की लिस्ट देख ली, एटॉमिक मास की लिस्ट देख ली। अब हमें देखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं हमारे उस पर्टिकुलर एटम के अंदर वो KLMN शेल के अंदर किस तरीके से अरेंज है। ठीक है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये जो अरेंजमेंट होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का हमारी शेल्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, देखो हमारा फर्स्ट जो एटम है हाइड्रोजन, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ही है, इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है ना। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे शो कर देते हैं, फर्स्ट शेल एक ही आएगा। अब कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि मैम 2 क्यों नहीं आए, आपने बोला था 2n² के रूल 2n² रूल के हिसाब से कि भाई फर्स्ट शेल दैट इज K शेल, उसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, अब भाई 2 आ कैसे जाएंगे जब हाइड्रोजन के पास है ही एक इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 तो है ही नहीं उसके पास, एक ही है। जो 2n² रूल से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो एक पर्टिकुलर शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी बताता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक बॉक्स दे दूं, उस बॉक्स के अंदर मैक्सिमम 20 डेयरी मिल्क चॉकलेट्स आ सकती है। ठीक है, बट उस बॉक्स के अंदर की कैपेसिटी कितनी है, 20 चॉकलेट की, बट मैंने आपको दी ही 2 है, तो आप 20 कैसे डालोगे उस बॉक्स के अंदर, 2 ही तो डालोगे ना, क्योंकि मैंने आपको दी ही 2 चॉकलेट्स है। तो वही केस यहाँ पे हो रहा है। अब नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट जो है हमारा वो क्या है, हीलियम। हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कैसी होगी, फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो चुपचाप K शेल के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर देंगे। थर्ड हमारा है लिथियम। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3, यानी कि अब हमको शेल्स के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। हमें पता है K शेल, फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और सेकंड शेल अब 2 ही आ सकते हैं उसके अंदर, अब उसके अंदर 3 मत भर देना। ऐसा कई बार बच्चे करते, क्या करते हैं, 3 आने हैं ना, चुपचाप फर्स्ट शेल के अंदर 3 भर देते हैं, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कैसे फिल कर सकते हो आप, तो थर्ड जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो सेकंड शेल यानी कि L शेल के अंदर जाएगा। K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, L शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अच्छा, एक बार ना डायग्राम बना लेते हैं हम लिथियम एटम का। ये हमारा लिथियम है, ये लिथियम का न्यूक्लियस है। ठीक है, इसको फिल कर देती हूँ मैं, ये लिथियम का न्यूक्लियस है। अब हम इसकी फर्स्ट शेल बना लेते हैं एक बारी, ये इसकी फर्स्ट शेल। ठीक है, K शेल, सेकंड शेल है कौन सी, L शेल। ठीक है, अब इसको इलेक्ट्रॉन्स भी दिखा देते हैं कलर चेंज करके। फर्स्ट शेल में कितने हैं, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दो इस तरीके से, 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे शो कर दिए। नेक्स्ट L शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन को L शेल के अंदर दिखा दो। ये हमारी कौन सी शेल है, फर्स्ट शेल यानी कि K, ये क्या है, L शेल। अब ये जो डायग्राम मैंने बताया ना, इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, बट ऐसा भी बोल सकते हैं कि डायग्रामेटिकली आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखानी है, तो आप ये भी बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट का देखते हैं, देखो ठीक है, नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है बेरिलियम। तो बेरिलियम का बना लेते हैं। बेरिलियम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 4 इलेक्ट्रॉन्स है मैम। तो 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, K शेल के अंदर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, नेक्स्ट शेल के अंदर यानी कि सेकंड शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, बेरिलियम का ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल है। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दो, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हम डाल देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। ठीक है, फर्स्ट शेल में, और सेकंड शेल के अंदर कितने आ सकते हैं, 2, इसका बना रही हूं मैं। ठीक है, बेरिलियम का 2, तो यहाँ पे भी 2 डाल दो। अब ये क्या है हमारा, डायग्रामेटिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने यहाँ पे शो की है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 4 थे, तो 4 हमने फिल कर दिए, फर्स्ट शेल के अंदर भी 2 और सेकंड शेल के अंदर भी कितने, 2। 8 क्यों नहीं आए मैम, अरे 8 आ कैसे सकते हैं जब उसके पास है ही टोटल 4, है ना। अब उसमें से 2 तो फर्स्ट शेल के अंदर आ गए, और सेकंड शेल के अंदर कितने आएंगे, 2 आ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है बोरोन। ठीक है, बोरोन का देख लेते हैं। बोरोन में होते हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से हम करते जाएंगे, फर्स्ट शेल के अंदर, K शेल के अंदर 2, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है। बचे हुए कितने रह गए, 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 की फिलिंग हो चुकी है, कितने रह गए, 3 और बच गए। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए को हमको नेक्स्ट शेल के अंदर डाल देंगे, यानी कि L शेल के अंदर डाल देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कार्बन। कार्बन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसके ऊपर आपको एक पूरा बड़ा चैप्टर पढ़ना है जो क्लास 10th में आपको पढ़ना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम कार्बन के लिए। कार्बन के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 6 में से 2 फिल कर चुके, कितने बच गए, 4 और बच गए, तो उससे नेक्स्ट वाली शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे,
4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैम। तो फर्स्ट शेल के अंदर तो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही डालेंगे और उससे नेक्स्ट वाली शेल के अंदर कितने हो जाएंगे? 5, ठीक है। 5 + 2 कितना हो गया? 7 हो गया। हो गए 7 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हमारे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट ऑफ लाइफ कह सकते हैं, ओके। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। सिंपली देखो, अब फर्स्ट शेल के अंदर ना आप अगर देखें यहाँ से लेके हमारे हीलियम के एटम से लेके और नियोन तक में फर्स्ट शेल के अंदर ना 2 इलेक्ट्रॉन्स है सब में सेम। क्यों भाई? क्योंकि फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2 है और सारे की नेक्स्ट जो शेल है सेकंड वाला शेल यानी कि एल शेल, सब में एक एक ऐड होता जा रहा है क्योंकि हमने सीरीज में उन सबको लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया? देखो यहाँ पे देखो गड़बड़ है। अभी मैं आपको ऑब्जर्व करवा रही थी, यहाँ पे एक गड़बड़ है। देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 6 आ जाएंगे ना, ठीक है। तभी तो क्या होगा? 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। और 8 ही तो होते हैं हमारे किसके अंदर? ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल। 2 किस में आगे? के शेल में, और 6 इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर आ जाएंगे? सेकंड शेल यानी कि एल शेल के अंदर आ जाएंगे। फिर एक एक बढ़ाते गए हम, देखो, क्योंकि अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर 8 था, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? 10 हो गया। तो के शेल में तो सेम ही रहेंगे, आगे आगे एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता रहेगा। यहाँ से फिर से एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो इसके आउटर मोस्ट में क्या होगा? 8। अच्छा, हमने क्या देखा था कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर ना 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं जब, तो वो तो बहुत अच्छी बात होती है, उसने तो स्टेबिलिटी गेन कर ली होती है। इस चीज़ को भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी इससे पहले हम देख लेते हैं एटॉमिक नंबर 11 टू एटॉमिक नंबर 20 तक के एलिमेंट्स को। तो 11वां जो एलिमेंट है हमारा वो कौन सा है? सोडियम। एटॉमिक नंबर 11 यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 11, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने? 11 ही, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा? मास नंबर कितना होगा इसका? जस्ट डबल कर देंगे, देखो डबल करके कितना आ गया? 22। अब क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? ओड है, तो ओड के लिए जो हमने ट्रिक देखी थी वो क्या थी कि डबल करके 1 ऐड करना होता है। तो एक ऐड कर देंगे, क्या आ गया? 23। इस तरीके से आपको याद करना है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी साथ साथ देख लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 11, जिनको हमें अरेंज करना है, ठीक है। फर्स्ट, ये हमारा सोडियम का क्या है? न्यूक्लियस है। फर्स्ट शेल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? के शेल। 11 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है ना, तो फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर देंगे। अभी कलर चेंज करके अभी देखते, देखो सेकंड शेल, थर्ड शेल बना लेते हैं इसकी। ये हमारा सोडियम का एटम, ठीक है, ओके। के शेल, फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, ठीक है। नेक्स्ट शेल के अंदर कितने डालेंगे हम? नेक्स्ट शेल की कैपेसिटी कितनी होती है मैम? 8 होती है, बिल्कुल सही। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 इलेक्ट्रॉन हमने सेकंड शेल के अंदर भर दिए। टोटल कितने हो गए? टोटल 11 थे, जिसमें से हम 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर चुके हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमारा किस में आएगा? एम शेल के अंदर आ जाएगा। कितना? 1। अब इस केस में क्या आप मुझे बता सकते हो कि हमारा आउटर मोस्ट शेल हम किसको बोलेंगे? ठीक है, आउटर मोस्ट शेल का मतलब होता है आखिरी शेल, ठीक है, वैलेंस शेल, जिसका दूसरा नाम है कौन सा होगा हमारा? एम शेल को हम क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल, ठीक है। ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये भी आपको आना चाहिए। 12 नंबर पे जो हमारा एलिमेंट आता है वो है मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे हमारे? 12 होंगे, ठीक है, जिनकी हमें फिलिंग करनी है। कुछ नहीं करना, आप देखो सब में 8-8, के में 2 और एल में 8 इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि अब हम क्या चल रहे हैं? सीरीज में चल रहे हैं। तो जो थर्ड वाला शेल है ना, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा। देखो यहाँ पे कितने थे? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो आखिरी में कितना आ गया? 1, ठीक है। 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। 18 तक तो आप एक मतलब ट्रिक की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बट अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो, अगर 12 है तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर 13 है तो आउटर मोस्ट में कितने आ रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ये जस्ट ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। और 14 एटॉमिक नंबर है तो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और 15 अगर है हमारा, ठीक है, 15 कौन सा है हमारा? फॉस्फोरस है, तो हमारे 5 इलेक्ट्रॉन्स ही आ रहे हैं एम शेल के अंदर, क्योंकि भाई 8 + 2 ये 10 तो सेम ही रहेगा ना। 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग तो वैसे ही हम करेंगे मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से। फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। टोटल 10 की फिलिंग तो सेम ही रहेगी, ठीक है। बचे हुए एक इलेक्ट्रॉन किसके अंदर? हमारी एम शेल के अंदर ऐड होते रहेंगे, ठीक है। तो इन सब की आप
बहुत इजीली कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आपको इसकी बना के देखनी है सबकी, 1 से लेके 20 तक की, ठीक है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें देखनी है पोटेशियम की। पोटेशियम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका एटॉमिक मास कितना है? 39। अब इसको किस तरीके से फिल करना है हमें शेल्स के अंदर? फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, 2 को फिल कर दिया। नेक्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक है। और उससे नेक्स्ट एम शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो आपको ये कंफ्यूजन होगा कि एल शेल में तो चलो ठीक है मैम, आपने बता दिया 2 इलेक्ट्रॉन, एल में आ गए मैम 8 इलेक्ट्रॉन्स, पर एम में तो 9 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 19 है। बट हो क्या रहा है, एम शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ रहे हैं, और जो नेक्स्ट शेल है एन शेल, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो ये जो थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर है, ये किस वजह से आ रहा है? क्योंकि ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं तो एटम हमारा ज़्यादा स्टेबल रह पाता है। हमारा जो मेन गोल होता है एटम का, हमारा भी, एटम का भी, हर किसी का क्या गोल रहता है? स्टेबिलिटी। तो अगर हम एटम की स्टेबिलिटी देखते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल कब होता है? जब उसके हम थर्ड शेल के अंदर भी 8 ही इलेक्ट्रॉन रखें और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको नेक्स्ट शेल के अंदर ट्रांसफर कर दें। इसी तरीके से जब हम कैल्शियम के लिए, कैल्शियम के केस में 2n² रूल को अप्लाई करेंगे तो हमारे जो थर्ड शेल है उसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो एल शेल के अंदर कितने आने चाहिए? ठीक है, फर्स्ट शेल के अंदर क्या डाल दिए हमने? 20 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है हमें अभी, ठीक है। तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये बात तो ठीक है। अब एम शेल की कैपेसिटी क्योंकि कितनी है? 18 की है, तो भाई यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए? 10 आने चाहिए अकॉर्डिंग टू n² रूल। बट ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि स्टेबल नहीं होता एटम उस टाइम पे, ऐसा ऑब्जर्व किया गया। इसी वजह से एम शेल के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स डाले? 8 इलेक्ट्रॉन्स डाले, और जो हमारा उससे नेक्स्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स डाले? 2 इलेक्ट्रॉन्स डाले। तो मास नंबर एक बार फिर से हम देख लेते हैं। मास नंबर सोडियम का कितना था हमारा? 23। मैग्नीशियम का कितना है? 24। फिर एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27। और सिलिकॉन का कितना है? 28। फॉस्फोरस का कितना आएगा हमारा? 31। सल्फर का 32। अब ये जो है, ये एक बहुत अच्छी चीज आगे देखो, क्लोरीन के केस में एटॉमिक नंबर देखो कितना आ रहा है? 35.5। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, ये डिपेंड करता है उसकी आइसोटोपिक अबंडेंस के ऊपर, क्योंकि ये एवरेज मास ले रखा होता है, ठीक है। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, कितना होता है? 35.5। आर्गन क्या है देखो? 40, ठीक है। फिर जो हमारा पोटेशियम है उसका एटॉमिक मास कितना है? 39। एंड जो कैल्शियम है उसका भी मास कितना है? 40। अब ये भी चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इन दोनों का जो मास नंबर है वो क्या है? सेम है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि वैलेंसी क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत काम आने वाली है क्लास 9th में भी। और इसी वैलेंसी का जो एप्लीकेशन पार्ट है, कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के अंदर। तो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि वो पर्टिकुलर एटम और कितने अदर एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है। अब बात ये आती है कि मैम ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी समझ में आ गई, बट एटम कंबाइन कर क्यों रहा है? क्यों करना है उसको कंबाइन? क्योंकि अगर वो कंबाइन करेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। क्या चाहिए उसको? स्टेबिलिटी चाहिए। टू गेन स्टेबिलिटी एटम्स कंबाइन विद अदर एटम्स, ठीक है। और कौन से रूल को फॉलो करते हुए कंबाइन करते हैं? ऑक्टेट रूल या फिर डबलेट रूल को फॉलो करते हुए एटम्स क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी, ये आपको याद होना चाहिए। अब ये जो वैलेंसी वाली बात थी, ठीक है, अब हमें वैलेंसी निकालनी भी होगी सारे डिफरेंट एलिमेंट्स की। तो फ्रॉम बोर-बरी स्कीम, जो बोर-बरी ने जो रूल दिया था 2n² वाला, ठीक है, वी नो दैट इफ आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन, अगर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के, तो वह एटम कैसा हो जाता है? स्टेबल। स्टेबल नहीं, वेरी स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है भाई? आउटर मोस्ट शेल, यानी कि वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट मीन्स दैट इफ इन एनी एलिमेंट आउटर मोस्ट शेल कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन, अगर किसी शेल के, आउटर मोस्ट शेल के अंदर पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इट इज ऑलरेडी स्टेबल। इसका मतलब वो पहले से ही स्टेबल है अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो, ठीक है। सो इट विल नॉट कंबाइन विद द अदर एलिमेंट्स एंड इट्स वैलेंसी विल बी 0,
ठीक है। अब कंबाइन, कोई भी एटम कंबाइन कब करेगा? जब उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ बच्चों, ठीक है। तो आउटर मोस्ट में अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करेगा? कंबाइन करेगा, ठीक है। अगर उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो भी वो कंबाइन करेगा। कंबाइन करके करेगा क्या? अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं उसको, क्योंकि उसको स्टेबल बनना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा भाई, अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लेगा? ऑक्टेट कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं उसको, ठीक है। तो वो कंबाइन करेगा, ठीक है। एक एटम से उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यानी कि वो कितने और एटम से कंबाइन करेगा? 2 से कंबाइन करेगा। 2 एटम से जैसे ही कंबाइन करेगा तो वो उसका ऑक्टेट पूरा, यानी कि वो स्टेबल हो गया, ठीक है। तो अगर आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स करने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। तो कितने और एटम से वो कंबाइन करेगा? एक और एटम से कंबाइन करेगा, यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी इन केस ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट में अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई? 1 हो गई, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया? 1। ये भी कंबाइन करेगा। अब बात ऐसी आती है कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब वो क्या करेंगे? कंबाइन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो पहले से ही स्टेबल है, तो उनको किसी और से कंबाइन करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हमारा जो नियोन का केस था, ठीक है। नियोन के केस में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट में, ठीक है। अब ये क्यों कंबाइन करेगा? किसी से नहीं करेगा कंबाइन, ठीक है। फ्लोरीन के केस में देखो आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कंबाइन करेगा, पक्का कंबाइन करेगा। क्यों? क्योंकि इसको अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने, किसी भी अदर एलिमेंट से इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। क्या बन जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है। अगर अभी हम बात करते हैं हमारे आर्गन के केस में, देखो आउटर मोस्ट में कितने हैं? एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ये भी कंबाइन नहीं करेगा, क्यों? ऑक्टेट पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी इस केस में देखो यहाँ पे क्या आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये करेगा कंबाइन, पक्का कंबाइन करेगा। क्यों? क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये कहीं से गेन करेगा और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ऐसे एलिमेंट्स जिनका पहले से ही ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी कि जो पहले से ही स्टेबल है, ऐसे एलिमेंट्स को हम एक नाम देते हैं, इनको बोला जाता है इनर्ट एलिमेंट्स, ठीक है। इनर्ट का मतलब होता है जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, यानी कि जो किसी से भी कंबाइन ना करे, उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्ट एलिमेंट। अब इनको एक और टर्म भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं इनको? नोबल एलिमेंट और नोबल गैसेस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इन केस ऑफ हीलियम, हीलियम के केस में इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन वी कैन नॉट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो फिर से हम देख लेते हैं एक बार वो टेबल। हाइड्रोजन के केस में मैंने बोला भाई हमें ऑक्टेट रूल पूरा करना होता है। अगर हमें ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है तो क्या हम हाइड्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दे कहीं से लाके, तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ऐसा करोगे तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। भाई हाइड्रोजन हमारा सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट, सबसे ज्यादा छोटा एलिमेंट है। अब उसके अंदर फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स ही 2 आ सकते हैं। अब आप कहीं से धक्के से उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो वो तो डीस्टेबलाइज हो जाएगा ना, स्टेबल तो नहीं होगा वो। तो हाइड्रोजन और हीलियम के केस में हमें ऑक्टेट रूल फॉलो ना करके हमें डुप्लेट रूल फॉलो करना होता है। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके फर्स्ट शेल के अंदर हमें पता है कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, तो ये भी पहले से ही स्टेबल है, ठीक है। अब इसके अंदर हम और इलेक्ट्रॉन ऐड करके इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते, क्यों? भाई छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है, बहुत छोटा है। अब इसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेने की। तो हाइड्रोजन और हीलियम के केस में हमें फॉलो करना होता है डबलेट रूल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी ऑक्टेट रूल और डबलेट रूल का थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन और थ्योरी भी देख लेते हैं, क्योंकि ये पूछी जा सकती है। तो डबलेट रूल क्या कहता है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू prefer to have 8 electrons in the outermost shell, यानी कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन की प्रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल बोलते हैं, ठीक है। When atoms have fewer electrons, 8 इलेक्ट्रॉन से अगर किसी एटम में कम इलेक्ट्रॉन्स है, देन दे टेंड टू रिएक्ट एंड फॉर्म द स्टेबल कंपाउंड्स, यानी कि अगर किसी एटम के अंदर 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तभी वो क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो रिएक्शन करते क्यों हैं। कौन से हमारे जो एटम्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं और कौन से एटम्स हमारे क्या होते हैं? इनर्ट,
ये सब डिपेंड करता है हमारे ऑक्टेट रूल के ऊपर, ठीक है। अभी हम देखते हैं हमारा ड्यूप्लेट रूल, ये क्या कहता है। Duplet rule states that an element is stable if its atom has 2 electron in its outermost shell, ठीक है। अब ये कौन कौन फॉलो करता है हमारा, हाइड्रोजन फॉलो करता है, लिथियम और हीलियम भी फॉलो करता है। ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके केस में हमें सिर्फ और सिर्फ डुप्लेट रूल को फॉलो करना होता है, ठीक है, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है, ठीक है। अब साइज छोटा है तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये था हमारा डुप्लेट रूल। आगे हमें देखना है कि हमने देखा कि मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड अल्फाबेट से। तो ये जो है ये होती है एक एटम की रिप्रेजेंटेशन। एटम को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कोई भी एलिमेंट है हमारा एक्स, ठीक है, एक्स एलिमेंट है, एक्स हमारा क्या शो कर रहा है, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट। अब मास को, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के मास को हमें कहाँ लिखना होता है, हमेशा ऊपर उसके, ठीक है। ए को कहाँ लिखना है, ऊपर। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि एटॉमिक नंबर को आप ऊपर लिखोगे, मास नंबर को नीचे लिखोगे, गलत हो जाएगा। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये गिवन है, ये फिक्स्ड है। तो ए यानी कि एटॉमिक मास को कहाँ लिखोगे, ऊपर, ठीक है, और एटॉमिक नंबर यानी कि जेड को कहाँ लिखोगे, उसके नीचे लिखोगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ए रिप्रेजेंट मास नंबर एंड जेड रिप्रेजेंट हमारा एटॉमिक नंबर, और एक्स क्या है, एक्स रिप्रेजेंट एलिमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, ये है कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब इनके एग्जांपल्स आपको पक्का याद होने चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है, बट साथ साथ इसके एग्जांपल्स अगर आप पेपर में नहीं लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है। तो आइसोटॉप्स की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। क्या होती है डेफिनेशन, आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम, बट जो मास नंबर है इनका वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कार्बन, ठीक है। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है अभी, डेफिनेशन हमने पढ़ी है आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम ही एलिमेंट के एटम्स होंगे, यानी कि कार्बन सेम एलिमेंट है, ठीक है, सेम एलिमेंट के एटम्स है। फिर इनका जो एटॉमिक नंबर है वो भी क्या होगा, सेम होगा। हमने अभी एटम के रिप्रेजेंटेशन में देखा कि एटॉमिक नंबर को हम कहाँ रखते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक है। ऐसे किया था ना, एक्स, यहाँ पे क्या था हमारा जेड, और ये क्या था ए, ठीक है। तो हमने हमारे एटॉमिक नंबर को यहाँ 6, ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर जिसका सेम है, दोनों का 6 है, तो ये उनका जो मास नंबर है वो कितना है, एक कार्बन का कितना है 12 और दूसरे का कितना है 14 है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है आइसोटॉप्स का। जो सेकंड एग्जांपल है हमारा आइसोटॉप्स का वो है क्लोरीन का। तो क्लोरीन में दोनों एटम्स किसके हैं, सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, ठीक है। इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम 17 और मास नंबर देखो डिफरेंट है, इसका कितना है 35 और इसका कितना है 37, यानी कि दोनों ही कैसे हैं। अब आपको ना ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि मैम ऐसे कैसे हो रहा है, कि मतलब 2 टाइप के कार्बन होते हैं क्या, 2 टाइप के क्लोरीन होते हैं क्या। बिल्कुल सही, हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का कार्बन है। मान लेते हैं हमारे पास अगर 100 कार्बन आप कहीं से लेके आते हो, किसी रॉक में से, ठीक है, किसी और में से आप बहुत सारा सैंपल लेके आते हो कार्बन का, ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे जो कार्बन होंगे उन सबका जो एटॉमिक मास होगा वो 12 ही होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। डिफरेंट टाइप के हमारे कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अबंडेंस उनकी अलग होती है। अबंडेंस मतलब कि कितना परसेंटेज में वो प्रेजेंट है। जैसे कार्बन जो 12 होता है, यानी कि जिसका मास 12 है, वो वाला कार्बन वो ना 99% प्रेजेंट होता है हमारे अर्थ क्रस्ट में, यानी कि जो बचा हुआ बच गया हमारा, यानी कि कार्बन 14, वो सिर्फ 1% ही प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में। यानी कि अगर आप किसी और में से किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर सैंपल लेके आते हो कार्बन का, तो उसमें 99 हमारे कार्बन कैसे होंगे, कार्बन एटम्स कार्बन 12 वाले होंगे, और एक कार्बन उसके अंदर ऐसा मिलेगा जिसका जो मास होगा वो कितना होगा, 14 होगा। यही होता है आइसोटॉप्स, यही कॉन्सेप्ट है हमारा आइसोटॉप्स का। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, आइसो जो वर्ड है उसका मतलब होता है सेम, ठीक है। आइसो मतलब सेम, ये आपको ध्यान रखना है। आइसो का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट टर्म देखते हैं हमारा, नेक्स्ट टर्म से पहले एक बार यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स भी देख लेते हैं। भाई आइसोटॉप्स के यूजेस कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। तो पहला है यूरेनियम आइसोटोप। जो यूरेनियम का आइसोटोप होता है इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में आपको पता होगा, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस के को बम्बार्ड करते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है,
ठीक है। तो यूरेनियम आइसोटोप का यूज करते हैं हम उस न्यूक्लियर पावर के अंदर, न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने के लिए। सेकंड जो हमारा वो है यूज है, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में हम क्या यूज करते हैं, कोबाल्ट के आइसोटोप को यूज करते हैं। सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, यूज है, वो क्या है, आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। गोइटर एक डिसीज है जो कि आयोडीन की कमी से हो जाती है, ठीक है। अब उसको ट्रीट करना है तो हम आयोडीन का क्या लेते हैं, एक आइसोटोप का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टर्म हमारी आती है आइसोबार्स, ठीक है। तो आइसोबार की डेफिनेशन देख लेते हैं। आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर, यानी कि इनका मास नंबर क्या होगा, सेम होगा, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यही उल्टी चीज हमने बिल्कुल जस्ट अपोजिट पढ़ा था, किसके अंदर, आइसोटोप्स के अंदर। आइसोटोप का जस्ट अपोजिट है हमारे आइसोबार्स। अब एक चीज और, आइसोटोप के अंदर हमने पढ़ा था कि ये जो एटम्स होते हैं वो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं, बट यहाँ पे ये जो एटम्स हैं ये डिफरेंट एलिमेंट के हैं। देखो, एक हमारा क्या है, कैल्शियम, दूसरा हमारा क्या है, आर्गन, ठीक है। तो इस केस में हमारा एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर कैल्शियम का कितना होता है, 20, और आर्गन का कितना होता है, 18 होता है, बट दोनों का ही मास नंबर क्या है, सेम। इसका भी 40 और इसका भी 40 होता है, ठीक है। अभी मैं जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिखा रही थी तो उसमें मैंने आपको ऑब्जर्व भी कराया था कि देखो ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका मास नंबर क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। अच्छा, आइसोबार्स के बाद एक टर्म और होती है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन, बट मैं आपको बता देती हूँ क्या होती है, आइसोटोन्स। देखो, हमने देख लिया कि ऐसे एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है उनको देख लिया, फिर एटॉमिक मास जिनका सेम होता है उनको भी देख लिया। भाई अब ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे एटम्स जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। अब इनके एग्जाम्पल क्या है, देखो, एक तो होता है हमारा कार्बन, एक होता है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन 14 एंड कार्बन हमारा जो 14 होता है, इन दोनों का जब हम मास, न्यूट्रॉन का नंबर निकालेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हमें पता है, जो मास नंबर होता है हमारा वो क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पता है कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी यहाँ पे 7 करना, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, न्यूट्रॉन हमें देखो क्या पता है, मास नंबर हमें पता है कितना है, 14, ठीक है। तो यहाँ पे 14 पुट करेंगे, हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें पता है कितने होते हैं, नाइट्रोजन के अंदर 7 होता है। तो आप इन दोनों का निकाल के देख सकते हो, दोनों के ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आएंगे, बिल्कुल सेम आएंगे, ठीक है। एक और टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। आइसोटोन्स तो हमने देख लिया, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अब देखो टर्म से ही समझ में आ रहा है, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऐसे स्पीसीज जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। आइसोटोन्स ध्यान रख लेना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक टर्म बता दिया है मैंने, बट आपसे कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। अब ये आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इसको हम क्लास 11th में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ masses of its isotopes and each multiplied by its natural abundance। नेचुरल अबंडेंस मैंने आपको अभी अभी बताया कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर वो पर्टिकुलर आइसोटोप कितने परसेंट प्रेजेंट है। जैसे कार्बन के केस में जो कार्बन 12 था वो 99% प्रेजेंट है, ठीक है। और जो हमारा कार्बन का दूसरा आइसोटोप होता है, कार्बन जो 14 है, वो कितना अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सिर्फ 1% प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है उसके नेचुरल अबंडेंस, अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंट वो प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि एवरेज कैसे निकालेंगे हम। देखो, मैंने आपको ऑब्जर्व करवाया था उस टेबल के अंदर कि जो हमारा एटॉमिक मास है, मास नंबर जो है हमारा किसका, क्लोरीन का, वो कितना था, 35.5 था, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि हमने वहां पे एवरेज एटॉमिक मास लिया हुआ है,
ठीक है, एवरेज निकाल के। अब जिस जिस एलिमेंट के, जिस जिस एटम के आइसोटोप्स प्रेजेंट होंगे, यूं थोड़ी है कि एक का ले लेंगे हम दूसरे को छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि क्लोरीन के अर्थ क्रस्ट के अंदर 2 आइसोटोप्स प्रेजेंट है। एक ऐसा आइसोटोप जिसका मास होता है 35 और दूसरा ऐसा जिसका मास होता है 37, ठीक है। अब किसको प्रायोरिटी दे हम, ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि एक को ज्यादा प्रायोरिटी दे दी दूसरे को कम दे दी। तो हम करते क्या है, हम जितने भी आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं उनके क्या ले लेते हैं, एवरेज मास ले लेते हैं, उसी को ही हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अभी जो क्लोरीन है हमारा, ठीक है, क्लोरीन अकर्स इन द नेचर इन 2 आइसोटॉपिक फॉर्म। एक कौन सा, जिसका मास कितना होता है 35U। ये जो U है ये क्या है, यूनिट है मास की। क्या बोलते हैं इसको, यूनिफाइड मास, U फॉर यूनिफाइड मास। इसको पहले क्या यूज किया जाता था, AMU। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एंड 37U। एक तो ऐसा क्लोरीन है जिसका मास 35 है और दूसरा क्लोरीन कैसा है जिसका मास 37 है, ठीक है। और इनका अबंडेंस, आपने मैथ्स में रेशियो निकालना सीखा होगा, राइट। इनका जो अबंडेंस है वो कितना होता है, रेशियो कौन से, कितने रेशियो में प्रेजेंट है, ये 3:1 के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एवरेज मास हमें कैसे निकालना होता है, देखो हमें करना क्या है, पहले हम इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो सीख लेते हैं। देखो मान लिया हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्लोरीन का सैंपल लिया है, ठीक है, क्लोरीन लिया है और क्लोरीन के हमने 100 एटम्स ले लिए हैं। कितने ले लिए, 100। अब इन 100 क्लोरीन में जब हम चेक करेंगे ना, तो हमारे 75 जो क्लोरीन होंगे वो कैसे होंगे, जिनका मास कितना है, जिनका मास नंबर कितना मिलेगा हमें 35, और 25 एटम्स ऐसे मिलेंगे हमें जिनका मास कितना होगा 37 होगा, ठीक है। अगर हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो अगर 100% अबंडेंस है किसी एटम की, तो उसमें से 75% जो हमारा अबंडेंस होगा वो किसका होगा, क्लोरीन 35 का, और 25% जो अबंडेंस है वो किसकी होगी, हमारी 37, यानी कि क्लोरीन 37 की होगी। अब हमें एवरेज निकालते टाइम दोनों के अबंडेंस को किससे क्या करना होता है, ऐड करना होता है। सिंपली देखो क्या है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम का जो एवरेज एटॉमिक मास होगा ऑन द बेसिस ऑफ अबव डाटा, कैसे निकालेंगे हम, दोनों के अबंडेंस को क्या कर देंगे, नेचुरल अबंडेंस को क्या करना है, हमें सिंपली ऐड करना है। यानी कि नेचुरल अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास, यानी कि उसका जो मास है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड किससे कर देंगे हम, नेचुरल अबंडेंस ऑफ सेकंड क्लोरीन, ठीक है, जो सेकंड वाला आइसोटोप है क्लोरीन का वो, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है सिंपली। तो हमें देखना है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे अब हमें करना क्या है, एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें सिंपली ऐड करना है किसको, देखो 75% हमारा क्या प्रेजेंट है, 75% ऑफ जो 35 वाला क्लोरीन है वो प्रेजेंट है, वो प्लस में 25% ऑफ कौन से वाला हमारा प्रेजेंट है, क्लोरीन 37, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली लिखना है और ऐड करना है, सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 75% ऑफ 35 यानी कि 75/100 इंटू 35, ठीक है, एंड क्या ऐड कर देंगे यहाँ पे 25/100 इंटू 37। इसको सिंपली हमें ऐड करना है और आंसर निकालना है। तो जब हम इसको आंसर निकालेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्या आंसर आएगा 35.5U, U फॉर यूनिफाइड मास। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभी हमने जो भी पढ़ा, ठीक है, थ्योरी आपकी खत्म हो चुकी है। अब थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चंस देख लेते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने आपसे पूछे जा सकते हैं। न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट X, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, हमें नहीं पता, ठीक है, उसका एलिमेंट हमें एटम का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। देखो X हमारा एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास हमें दे दिया 31, ठीक है, और मास उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना दे दिया 15। हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर दो, ठीक है। और हमें पता है कि जो मास नंबर होता है, किसी भी एटम का जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है,
ठीक है, अब हमें इसका मास नंबर पता है कितना है, 31 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है कितने, एटॉमिक नंबर जितने ही होते हैं ना, कितना हो गया 15। ठीक है, और न्यूट्रॉन्स क्या आप इसे को निकाल नहीं सकते। ठीक है, कितना आ जाएगा 31 माइनस 15, कितना आ गया हमारा 16, यानी कि 16 इसके क्या आ गए, न्यूट्रॉन्स आ गए। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन आयन इज 10। अच्छा, अब आयंस का थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देती हूँ, अगर आपको ध्यान नहीं है अभी तो। देखो, आयंस हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा कैटायन, ठीक है, एक होता है हमारा एनायन। ठीक है, जो कैटायन होता है, ठीक है, उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो एनायन होता है, ठीक है, उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब किसी भी एटम के ऊपर चार्जेस क्यों आते हैं, ठीक है, कैसे आ रहे हैं उसके ऊपर चार्जेस। कोई भी हमारे पास स्पीसीज है, ठीक है, जैसे सोडियम का हम एग्जांपल ले लेते हैं, Na। ठीक है, Na के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11। ठीक है, 11 होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है उसका, 11 है। इसका ना अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का जो डायग्रामेटिकल व्यू था वो बनाते हैं। देखो, बीच में क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, फर्स्ट शेल, ठीक है, सेकेंड शेल, ये हमारी क्या है, थर्ड शेल है। अब 2n² रूल के हिसाब से जो हमारी K शेल है, L शेल, M शेल, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। देखो, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट शेल के अंदर कितने आएंगे, हमें 11 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। नेक्स्ट शेल में कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। उससे नेक्स्ट वाले शेल के अंदर कितने आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये हमने फिलिंग कर दी। अब इसको हम इसके अंदर दिखाएंगे। ठीक है, देखो, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दो, उससे नेक्स्ट वाले में 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और एम शेल यानी कि थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको दिखा दिया। अब ना ये तो न्यूट्रल एटम है, जिसको हमने क्या लिखा है, सोडियम, Na। ठीक है, Na क्या है, सोडियम हमारे एलिमेंट का क्या है, सिंबल है। ठीक है, अब ये सोडियम, अगर ये तो न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कैसे आएगा, चार्जेस दो टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब होता है, अगर मान लो इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है यही निकल सकता है ना, अगर मान लो सोडियम को अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, बाहर निकालना है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि फर्स्ट शेल जो है उसमें से निकल जाए, नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। जो आउटर मोस्ट शेल है वहीं से तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो सकता है ना, सबसे पहले आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो शेल है यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, देखो, इस के पास 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 बच गए। और प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन 11 ही रहेंगे, प्रोटॉन का नंबर चेंज मत करना। ठीक है, क्योंकि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, वो थोड़ी बाहर जा रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन विल रिमेन सेम 11, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 10। 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिए, क्योंकि एज अ होल एक एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। बट इस केस में जब एटम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, इस केस में क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। इसी वजह से Na के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या बन जाएगा ये, Na पॉजिटिव। ये क्या है, एक कैटायन है। अब सेकेंड केस में अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन, कहीं और से कोई इलेक्ट्रॉन है, हम इसके अंदर ऐड कर दें, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा। अगर ऐसा होता नहीं है, ठीक है, सोडियम कभी भी 1 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेता नहीं है, सिर्फ लूज ही करता है। इसकी प्रॉपर्टी है जो हम हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे। बस एग्जांपल देने के लिए मैं आपको बता रही हूं कि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लेगा, ठीक है, तो क्या होगा। ठीक है, अभी क्या कर रहा था ये, अभी सोडियम का जो हमारा एटम है वो न्यूट्रल है, 11 उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। अब 1 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है, सोडियम था, ठीक है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया। अब कितने हो गए इसकी एम शेल के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी कि अब इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो कितने आएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, और प्रोटॉन कितने रहेंगे, 11 ही रहेंगे, प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि इसने 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लिया है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, Na नेगेटिव। ठीक है, अब ऐसा होता कभी नहीं है। क्यों नहीं होता मैम, क्योंकि हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा है। अगर ये एक और इलेक्ट्रॉन ले लेगा उससे कुछ फायदा नहीं होगा, बट अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ना, तो अब ये शेल तो खत्म, इसमें तो कुछ है ही नहीं।
अब इस केस में आउटर मोस्ट शेल जो होगी वो कौन सी हो जाएगी हमारी, एल शेल हो जाएगी। जैसे ही इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यही तो चाहता है एक एटम, अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स करना। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कैटायंस और एनायंस के ऊपर। तो Na पॉजिटिव क्या है हमारा, कैटायन है, ठीक है। और ऐसे ही कोई एलिमेंट जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसको हम क्या बोल देते हैं, एनायंस बोल देते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या पूछा हुआ है। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनायन इज 10, हमें दे दिया कोई एनायन है, ठीक है, उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एनायन, ठीक है। अब एनायन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर, 10। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 10 इलेक्ट्रॉन है। एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 9, यानी कि अब इसके इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर कितने हैं हमारे, 10, और प्रोटॉन्स कितने दे रखे हैं हमें, 9। यानी कि इस पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो कितना होगा, एटॉमिक नंबर होता है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के जितना, तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा इसका, 9 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन देख लेते क्या पूछा हुआ है। वट वुड बी इट्स एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक नंबर ही पूछा हुआ है, तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा हमें पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं हमारे वही क्या बताते हैं, एटॉमिक नंबर को बताते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इस पर्टिकुलर एटम का कितना हो जाएगा, 9। तो इसका आंसर लिख दो 9, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, देखो नेक्स्ट पूछा हुआ है व्हाट इज द चार्ज ऑन द आयन। आयन के ऊपर चार्ज कितना होगा, ठीक है। अभी हमने देखा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। कोई भी इस एलिमेंट को हमने मान लिया ए एलिमेंट है, इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं हमारे पास, 9 है, 9 प्रोटॉन्स हैं, ये हमें गिवन है। यानी कि एटॉमिक नंबर की बेस का कितना हो गया, 9 हो गया। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है वो हमें बता रखा है 10, यानी कि होने तो न्यूट्रल बनाने के लिए इसको कितने चाहिए, 9 ही प्रोटॉन होने चाहिए। 9 प्रोटॉन्स है तो 9 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी एज अ होल ये क्या होगा, एक न्यूट्रल बनेगा एटम। बट हो क्या रहा है, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 9 होने चाहिए बट है कितने, 10, यानी कि इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने अंदर गेन कर रखा है। इसी वजह से क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसके ऊपर चार्ज, -1। ओके, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, -1। बी पार्ट देखते हैं, अभी बी पार्ट में क्या पूछा हुआ है, एन आयन M2 पॉजिटिव कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक आयन हमें गिवन है M2 पॉजिटिव जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें दे दिए कितने हैं, 10, एंड जो न्यूट्रॉन्स है वो कितने दे दिए, 12। तो जो गिवन है सबसे पहले वो लिख देते हैं, हमारे पास आयन है M2 पॉजिटिव, यानी कि इसके ऊपर चार्ज क्या है, 2 पॉजिटिव, यानी कि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रखा है, लूज कर रखा है, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स अभी इसके ऊपर इसके पास बचे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 है, ठीक है। ओके, और क्या दे रखा है हमें, न्यूट्रॉन भी गिवन है, न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 है। ओके, अभी हमें पूछा क्या है, निकालना क्या है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमें पूछा है और मास नंबर हमें निकालना है किसका, M का, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। किसका, M2 पॉजिटिव का हमें गिवन है और पूछा किसका है, यानी कि न्यूट्रल वाले का क्या होगा, ठीक है। तो M का हमें क्या निकालना है, Z निकालना है, और क्या निकालना है, A निकालना है, यानी कि एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर दोनों निकालने हैं, ठीक है। अब क्योंकि इसने अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रखे हैं, लूज कर रखे हैं। अगर ये न्यूट्रल होता, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसके अंदर वो 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज कर दिए वो भी होते। यानी कि जब हमें इसके एटॉमिक नंबर इसका जब निकालना होगा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब हमें इसके अंदर निकालने होंगे, तो हम क्या करेंगे, 10 में 2 ऐड कर देंगे, 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर इज 12। एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सेकंड क्या पूछा हुआ है, हमें दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसका मास नंबर क्या होगा। मास नंबर कितनी बार आपको अब तक तो याद हो गया होगा कि मास नंबर इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स हमें गिवन है कितने होते हैं, कितने दे रखे हैं, देखो 12 दे रखे हैं, ठीक है। और जो हमने प्रोटॉन्स निकाले हैं, जो हमने एटॉमिक नंबर निकाला है वो भी तो 12 है। तो यानी कि A जो है हमारा, यानी कि मास नंबर कितना हो जाएगा, 12 + 12, ठीक है, कितना हो गया, 24।
सिंपल, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये जो कैटायन और एनायन वाला कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से आपको समझना है ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को समझ पाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, ये क्या है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ अभी लास्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग में। तो कैटायन क्या होता है, कैटायन इज पॉजिटिव। अब वो पॉजिटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एलिमेंट है m, ठीक है। अगर वो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन को अगर वो लूज कर देगा तो क्या आ जाएगा उसके ऊपर, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, m+1 बन जाएगा। ये क्या बन गया, कैटायन बन गया, ठीक है। ऐसे ही अगर यही वाला सेम हमारा जो एलिमेंट है दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा तो क्या बन जाएगा, m2 पॉजिटिव, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स को उसने अपने अंदर से लूज कर दिया है। तो यही होती है हमारी कैटायन की फॉर्मेशन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई एनायन कैसे फॉर्म हो रहे हैं, जैसे m को ही ले लेते हैं, लेट कर लिया m, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लेता है तो क्या बन जाएगा हमारा, m-1, एक इलेक्ट्रॉन को इसने गेन कर लिया जिसको हमने -1 की फॉर्म में शो कर दिया, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Na पॉजिटिव हैज कंप्लीटली फिल्ड K एंड L शेल, एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो सोडियम का हमें पता होता है, ठीक है, Na इज सोडियम, एटॉमिक नंबर कितना है हमारा, 11 एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए, 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर 11 हैं तो न्यूट्रल एटम के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 11 ही होंगे, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं, K शेल, L शेल एंड M शेल। K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, डाल दिए हमने। L शेल के अंदर कितने आ सकते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो वो भी डाल दिए। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने फिल कर चुके हैं अभी हम, 10 इलेक्ट्रॉन्स, कितना, एक इलेक्ट्रॉन और बच गया। ये तो था हमारे न्यूट्रल सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन्होंने पूछा है Na पॉजिटिव कैटायन का, यानी कि एक जो इलेक्ट्रॉन है लूज अगर करवा दिया जाए न्यूट्रल सोडियम एटम में से तब क्या होगा, यानी कि आउटर मोस्ट शेल से ही तो लूज होगा, ठीक है। M के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, उसी को ही हमने क्या करवाना है, लूज करवाना है, लूज कर दिया इसने ये इलेक्ट्रॉन। अब क्या बच गया, K के अंदर 2, L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। अब आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स। यही तो पूछा हुआ है कि ये कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड तो है ही, क्योंकि आउटर मोस्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। तो ये क्या हो गया, कंप्लीटली फिल्ड एंड स्टेबल हो गया। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने सीखी है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको बहुत अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करके देखनी है ताकि आप भूलो नहीं। इसका एप्लीकेशन पार्ट जो है आपको क्लास 10th के अंदर पढ़ना होगा, तो बहुत अच्छे से आपको इस चैप्टर को बार बार लिख के प्रैक्टिस करके करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।